बीजेपी महिला मोर्चा का 1 करोड़ सेल्फी अभियान प्रदेश भर में शुरू हो गया। इस अभियान के तहत भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मेल मुलाकात करेंगे और सेल्फी लेकर नमो ऐप में अपलोड करेंगे। रायपुर के एकात्म परिसर से इस अभियान की शुरुआत सांसद सुनील सोनी, रायपुर ग्रामीण के पूर्व विधायक नंद साय, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मानती श्रीनिवासन जी द्वारा ये आह्वान था कि सभी स्टेट में ये सेल्फी अभियान चलना चाहिए। ये कार्यक्रम हमारा सतत चलते रहेगा, लगातार मार्च तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। तो ऐसी जो लाभार्थी बहनें हैं वो सब मिलकर जो है देश भर की वो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेगी, उनको धन्यवाद देगी। उनको कम से कम आरएसएस में भर्ती करना भी शुरू करवा दे, उसमें पदाधिकारी बना दे। कब सरसंघचालक किसी महिला को बनाएंगे वो भी करेंगे। थोड़ा सा इनको उन महिलाओं के साथ भी सेल्फी लेके डालना चाहिए। चुनावी साल में मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आगाज हो गया है। आप जान ही रहे, सदन में बीजेपी को पुरजोर तरीके से घेरने के लिए कमलनाथ के घर पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाई गई और सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की कांग्रेस विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस पुरानी पेंशन, सरकार के पिछले वादे और पिछले बजट में विकास के लिए प्रावधान वाली राशि सरकार खर्च नहीं कर पाई जैसे मुद्दों पर सदन में पुरजोर तरीके से घेरेगी। वहीं बैठक के बाद पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि सरकार का यह अंतिम बजट है, सरकार से पिछले बजट में भी की गई घोषणाओं का जवाब मांगा जाएगा। शिवराज सिंह जी की सरकार की अंतिम बजट सत्र है। इस चाइल्ड बजट में आपने कौन सी नई स्कीम्स आप लाए थे, उनमें कितना रुपए का आपने प्रावधान किया था, कितने हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों का लाभ उससे हुआ, क्योंकि कुपोषण में तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और हमारे सारे विधायक साथी मिलकर इन मुद्दों को जोरदार ढंग से, ओल्ड पेंशन स्कीम तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बजट सत्र में उठाएंगे। भोपाल में ई बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान का विरोध देखने को मिला। खुद कांग्रेस के नेताओं ने गोविंद सिंह के बयान से किनारा कर लिया। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार ई बजट पेश किया जाएगा जिसे विधायक टैबलेट पर पढ़ सकेंगे। डिजिटल बजट को लेकर गोविंद सिंह ने विरोध करते हुए कहा था कि कई ऐसे विधायक हैं जिनके इलाकों में नेटवर्क नहीं आता है या उन्हें टैबलेट चलाना नहीं आता। प्रदेश में SC/ST के लोग हैं, उन्हें टैबलेट की जानकारी नहीं है, इसलिए डिजिटल बजट का हम विरोध करेंगे। गोविंद सिंह के बयान को लेकर कांतिलाल भूरिया ने कहा कि SC/ST के सभी विधायक पढ़े लिखे हैं, लेकिन बजट पेपर में भी हो तो ज्यादा अच्छा है। वहीं बाला बच्चन ने गोविंद सिंह के बयान से किनारा कर लिया और कहा कि मैं भी ST विधायक हूं, मैं खुद पढ़ा लिखा हूं। हालांकि बैकफुट पर आए गोविंद सिंह ने मीडिया पर पूरे विवाद का टीकरा फोड़ दिया, यानी कहिए आप और जब कुछ उल्टा हो जाए आप ही के लोग विरोध कर दें तो मीडिया पर टीकरा फोड़ लीजिए, ये बढ़िया है। अनेकों गांव में हमारे यहाँ सिग्नल नहीं मिलते, टावर नहीं मिलते, कहाँ से चल जाएगा टैबलेट। वो मैं अध्यक्ष जी से कहा, पर्सनल मुख्यमंत्री जी से कहा। आजकल आज मध्य प्रदेश में 15 से 20% शिक्षित लोग हैं, हर आदमी जानता है। टैबलेट चलाना अलग बात है। ये चल के पेपरलेस तो होना ही है और करना, पर अभी इसे करना ठीक नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति एरिया से जो हमारे जो लोग विधायक आते हैं और दूसरे, तो उनको भी थोड़ा उसको समझने की तो होना ही चाहिए। तो ST/SC के विधायकों के ऊपर ही क्यों लागू होगा ये? ST/SC वाली बात क्यों आती? बहुत सारे डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वो चला लेंगे। ग्वालियर में चंबल संभाग में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शहर के 3 बड़े प्रोजेक्ट को लेकर शिवराज सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने तीनों प्रोजेक्ट में अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया और CBI को पत्र लिखकर जांच की मांग की। पत्र में कहा गया कि लोकल जांच एजेंसियां सिर्फ जांच कर रही हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही हैं। पत्र में नगर निगम के कचरा प्रबंधन पर 600 करोड़, अमृत योजना पर 733 करोड़ और सड़क निर्माण पर 1000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं। 733 करोड़ रुपए की अमृत योजना, जिसका काम प्रारंभ नहीं हुआ और कंपनियों ने भुगतान कर दिया।
भारत सरकार की एजेंसी है, ऑडिट करती है, इतना आपत्ति दर्ज की है कि आपने बिना काम के भुगतान कैसे कर दिया। अमृत योजना की जो भी काम है वो वाकई में बहुत घटिया स्तर पर किए जा रहे हैं, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जो काम 2 साल में पूरा होना था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हमारे पार्षदों ने भी परिषद में ये मामले उठाई थी, उसका परिषद से डायरेक्शन भी हुआ है और अभी कई जगह कार्य चल रहा है। और ये भी सही बात है कि कई जो टंकियाँ हैं अभी जिनमें अभी टेस्टिंग बकाया है, कुछ में मिलान बकाया है, तो वो काम लेकिन चल रहा है। जबलपुर नगर निगम में सोमवार का दिन हंगामे के नाम रहा। नेता प्रतिपक्ष ने जहां नगर निगम मुख्यालय के भीतर धरना देकर महापौर पर वादाखिलाफी और विकास कार्य न करने का आरोप लगाया, वहीं महापौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा पर पलटवार किया। भाजपा पार्षद दल अगर शहर के लिए ईमानदार है तो ईमानदारी से हमारे 6 महीने के कार्यकाल को अपने 18-19 वर्षों के कार्यकाल को तुलना करना चाहिए। मैं हर विभाग की आपको जानकारी दे सकता हूं। 31 मार्च तक हम लोग लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य अधोसंरचना के लेकर हम लोग जबलपुर शहर में करने जा रहे हैं और यही बौखलाहट है उनकी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर रायपुर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया और सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ते हुए एकात्म परिसर कार्यालय के गेट के सामने जा पहुंचे। नरेंद्र मोदी के कुशासन और भारतीय जनता पार्टी ये ईडी, सीबीआई अब इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। तो अब ये तय हो गया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथों होना है। इंदौर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। आयोग की लेट लतीफी से परेशान अभ्यर्थियों ने 4 विभागों में जल्द साक्षात्कार कराने की मांग की है। काफ़ी जगह डॉक्टर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, डेंटल डॉक्टर्स की, बट कहीं भी गवर्नमेंट हम लोगों की ड्यूटी नहीं लगा रही, ना हम लोगों को जॉब दे रही है। यहाँ पे आके ज्ञापन दिया कि इंटरव्यू हो, लेकिन उसका भी अभी तक कोई डेट नहीं आया। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का शीघ्र से शीघ्र इंटरव्यू की डेट घोषित करें। सब आयोग का काम ही है, चूँकि परीक्षा आयोजित कराना और इंटरव्यू भी समय पे नियत कराना। तो अभी इन्होंने जो आयोग के समक्ष में जो दिया है ज्ञापन, मैं भी वहाँ पर सभी के नॉलेज में लेकर आऊँगी और जो भी होगा हम शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर जिले के अपर सत्र न्यायालय ने तंत्र विद्या के नाम पर डराने, ठगी और महिला से रेप को लेकर आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 11,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि दोषी के सहयोगी को बरी कर दिया गया है। आरोपी दिलीप धाकड़ ने अपने साथी अरविंद नरवरिया के साथ सिटी सेंटर थाना इलाके में रहने वाले एक संभ्रांत परिवार को अपने झांसे में लिया, तंत्र विद्या के नाम पर डराया और 30,71,000 की ठगी की। दिलीप धाकड़ तंत्र विद्या का काम करता था। पहले उसने शुरुआत की कि तंत्र विद्या के रूप में लोगों को बातों में लिया, फिर उसने उनसे पैसा तो लिया ही तंत्र विद्या के रूप में, इसके अलावा उसने घर की महिलाओं के साथ में दैहिक शोषण किया, मतलब 3 बलात्कार ही किया और कोर्ट ने उसको 20 साल की सजा सुनाई है। दुर्ग पुलिस ने अंबिकापुर में महादेव बुक के खिलाफ कार्रवाई की। अंबिकापुर में महादेव बुक के 3 पैनलों को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने 11 युवकों को हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से 7 लैपटॉप, 16 मोबाइल और पासबुक जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 3 ब्रांचेज एक साथ संचालित हो रहे थे, जिसमें कि सद्दाम नाम का मास्टरमाइंड था, जो कि दीपक नेपाली के द्वारा उसको आईडी दिया गया था। डेली 11 से 12 लाख का ट्रांजैक्शन होता। इनको आईपीसी और आईटी एक्ट की गंभीर गैर जमानती धाराओं में इन पूरे 11 लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में सहकारिता विभाग में महिला कर्मचारियों के बीच हुए विवाद सड़कों पर आ गया। विभाग में पदस्थ महिला कर्मचारी ने ओमती थाने में 2 महिला सहकारिता निरीक्षकों के खिलाफ बदसलूकी और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था।
एक ज्ञापन के विषय में एसपी महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी बहन ममता, उनके साथ जो सहकारिता विभाग में कार्यरत है, उनके साथ उन्हीं की सहकर्मियों ने अधिकारी के सामने मारपीट की। न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनको गिरा दिया। वो 3 दिन भर्ती भी थी। उसके बाद उनको थ्रेटनिंग भी दी जा रही है, उनको धमकी भी दी जा रही है कि केस वापस ले लें। बैठक के दौरान 2 पक्षों के बीच में कुछ वाद विवाद हो गया था और धक्का मुक्की के कारण वाद विवाद आगे बढ़ गया था, जिस पर से इनके द्वारा थाना ओमती में अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और सीएसपी ओमती सर के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाएगी। दुर्ग के शिवनाथ नदी में एक 12 साल के बच्चे के डूबने से डेथ हो गई। जानकारी के मुताबिक सिंधिया नगर के रहने वाला आहिल सिंह दोस्तों के साथ शिवनाथ नदी के महमरा एनीकट नहाने गया था। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से हादसा हो गया। हमें सूचना मिली थी कि शिवनाथ नदी में महामारा एनीकट के पास एक बच्चा है, वो उसकी डूबने की सूचना मिली थी। तो उसी पर तत्काल से कार्रवाई करते हुए हमारी 112 की जो टीम है वो वहाँ पर पहुँची थी और तत्काल से उनको दुर्ग अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर उनको डॉक्टर के द्वारा चेक करके मृत घोषित किया गया था। छतरपुर में रविवार को बोरवेल में फंसी 3 साल के मासूम बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। ऐसे में अब उस तकनीक की भी चर्चा हो रही जिसे आजमा कर बच्चे की जान बचाई गई। ABC 24 ने वैसा ही एक ओपन बोरवेल खोजा और बच्चे के रेस्क्यू में शामिल टीम से ही डेमो के जरिए जाना कि आखिर जिंदगी बचाने वाली वो तकनीक है कौन सी। ये उत्साह जिंदगी की जीत का है, जिसे पुलिस और SDARF की टीम ने बेहद कुशलता से अंजाम दिया। रविवार को छतरपुर के ललगुआ गांव में 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में 40 फीट की गहराई में फंसी थी, लेकिन प्रशासन ने जिस तकनीक से उसकी जिंदगी बचाई वो काबिले तारीफ है। तो आखिर वो तकनीक क्या है जिससे ये चमत्कार, ये कारनामा हो पाया? कल की घटना में उनके द्वारा प्रयास किया गया था, पर बच्ची कुछ ऊपर तक तो आई और उसके बाद वो स्लिप हुई। तो आम जनता से अपील है कि एक तो सबसे पहले बोर जो भी वेस्ट पड़े हैं उनको बंद कर लें। यदि ऐसी फिर भी कोई भी सिचुएशन यदि राइज होती है तो कृपया शासन प्रशासन की मदद लें। दरअसल RI कैलाश पटेल और इंस्पेक्टर अनूप यादव उसी रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं जिसने रविवार को मासूम की जान बचाई थी। इस पूरे अभियान को सफल बनाया नॉट तकनीक ने। आखिर ये नॉट तकनीक है क्या और ये काम कैसे करती है, ये जानने के लिए IBC 24 की टीम ने रेस्क्यू टीम के सदस्यों के साथ छतरपुर में ठीक वैसा ही बोरवेल तलाशा जैसे बोरवेल में बच्ची फंसी थी। दोनों सदस्यों ने रिक्रिएशन कर बताया कि नॉट तकनीक से कैसे बच्ची को बचाया गया। RI कैलाश पटेल ने बताया कि पहले बोरवेल में फंसे बच्चे से कैसे संपर्क कर अपनी बात पहुंचाई जाए। ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सबसे पहले बच्ची से कैसे कम्युनिकेशन हुआ, उसकी सही स्थिति की कैसे जानकारी लगी और क्या क्या करना पड़ता है बच्ची को बाहर सुरक्षित निकालने के लिए। पहला रेस्क्यू करने के लिए पहले तो इसका अवलोकन कर लें कि ट्यूबवेल जो है वो उसकी मिट्टी किस प्रकार की, यदि ब्लैक सॉइल है, धंसने वाली मिट्टी है, तो इसमें पोकलेन वगैरह से काम करने में डिफिकल्टीज रहेंगी क्योंकि इसके धंसने की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। हाँ, यदि पत्थर हैं, चट्टाने हैं बीच में, आपको ट्यूबवेल देखने से, अवलोकन करने से पता लग जाएगा। यदि इसमें बीच में कहीं चट्टाने हैं तो पोकलेन की मदद से आप उसको सुरक्षित निकाल सकते हैं। यदि ट्यूबवेल बहुत अधिक सकरा है और उसकी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में हम उस बच्चे को रस्सी की सहायता से नहीं निकाल सकते, हमें पोकलेन की ही मदद लेनी पड़ेगी। पर यदि रस्सी की सहायता से वो उसका मूवमेंट हो सकता है तो किया जा सकता है, पर इसको ज्यादा टाइट भी नहीं करना क्योंकि ज्यादा टाइट। नॉट तकनीक कोई अनोखी तकनीक नहीं है बल्कि दिनचर्या का हिस्सा है जो किसान और कुएं से पानी निकालने वालों से सीखी जा सकती है। इसमें फंदानुमा रस्सी को बोरवेल में फंसे बच्चे तक पहुंचाया जाता है और बातचीत कर 2 अलग अलग फंदों को बच्चे के दोनों हाथों में फंसाया जाता है। इसके बाद उसे धीरे धीरे खींचा जाता है। एक फुट ऊपर उठा करके देखेंगे। आगे का प्रोसीजर जो करते हैं वो इस प्रकार रहता है। कोई भी एक रस्सा लेते हैं, जो रस्सा ऐसा हो कि सूती हो, हल्का सा सॉफ्ट रखना है और हल्का सा टाइट और सुरक्षित रखना है। अब जैसे मान लीजिए ये बालक है, ये कुएं में है, अब इसको कमांड देंगे ऊपर से, बेटा क्या आप सुन रहे हो? सुन रहे हैं आप तो बायां हाथ उठाइए। क्या सुन रहे हैं? अब हमें आप बच्चे का रिस्पॉन्स पता कर लिया कि बच्चा रिएक्ट कर रहा है, हाथ नीचे कर लो।
हम रस्सी भेज रहे हैं, आप ये रस्सी अपने हाथ में फंसा लीजिएगा। जब ये जैसे हमें ये समझ में आ गया कैमरे के थ्रू कि इन्होंने कलाई में हाथ डाल लिया है, तो हम इसको खींच देंगे और ये ग्रिप कर लेगा। अब हम दूसरी नॉट बांध के उसको कुएं के अंदर उतारेंगे ट्यूबवेल में। यदि सुन रहे हैं तो दाहिना हाथ उठाइए, तो ये जब वो फंसा लेगा तो हमें हाथ नीचे कर लो। जैसे ही वो नीचे करेगा हम इस नॉट को टाइट करते जाएंगे और ये रस्सी ऑटोमेटिकली बंध जाएगी। मतलब यदि अब हमें इनका काम है कि इनको बताना है कि बेटा आप अपनी गर्दन को नीचे रखिएगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा, शोल्डर में पेन होगा। अब इन रस्सियों को हमें एक साथ खींचना है। इसी तकनीक से 7 महीने पहले भी छतरपुर के ही नारायणपुरा में 6 साल के दीपेंद्र को सकुशल बाहर निकाला गया था। हालांकि नॉट तकनीक की सफलता इस पर भी निर्भर करती है कि बोरवेल की परिधि क्या है, फंसे हुए बच्चे की उम्र और उसकी मानसिक हालत कैसी है। अभिषेक सिंह, IBC 24, छतरपुर। नारायणपुर में पुलिस की एक विशेष बैठक हुई। जिले के एसपी दफ्तर में ये बैठक डीजीपी अशोक जुनेजा, छत्तीसगढ़ नक्सल डीजी विवेकानंद सिन्हा और बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने ली है। बैठक में 3 जिलों कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर में नक्सल घटनाओं और गतिविधियों को कम करने के लेकर रणनीति बनाई गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 28 फरवरी से शुरू होने वाली नर्सिंग की परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ग्वालियर में अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता घनश्याम मंगल को हटा दिया गया। दरअसल कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट के एजी ऑफिस पुल की जमीन पर 12,55,000 रुपए का मुआवजा मांगने के मामले से वकील को हटा दिया गया और जांच के आदेश दिए गए। PWD की जगह है और बहुत पुराना, बरसों पुराना ये पुल बना हुआ है। उनका सिंधिया कमला राजा ट्रस्ट का ये कहना है कि ये हमारी भूमि में बना है और इसका हमको मुआवजा सरकार से मांग रहे हैं। वो लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मेरा कहना गलत है, क्योंकि सरकार का पैसा है, शासकीय जगह में बना हुआ है। आप मुआवजा, चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों पर इतना दबाव है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के अंदर बंद पड़े फूड स्टॉल को शुरू करने में एयरपोर्ट प्रबंधन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से 2 बार फूड स्टॉल के लिए टेंडर जारी किए गए, लेकिन किसी भी एजेंसी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। फूड कोर्ट के लिए हमने 2 बार टेंडर निकाला, मास्टर F&B और मास्टर रिटेल के लिए। हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। उसके बाद हमने दोबारा से कुछ रेट भी घटाया था और पर पैसेंजर का रेट था उसमें, तो उसमें भी हमें अभी सफलता नहीं मिल पाई। अब दोबारा से हम एक लोकल लेवल पे एक मीटिंग करेंगे, इसमें फिजिकली और VC के थ्रू लोकल वालों को भी इंक्लूड करेंगे। तो रेल प्रबंधन एक तरफ यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त कोच लगाने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रेलवे खुद इस सुविधा में कटौती भी कर रहा है। पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक अगर बात करें तो बिलासपुर रेल मंडल ने 6 महीने में की अगर बात करें तो रेलवे ने 3087 अतिरिक्त कोच लगाए। मतलब हर महीने औसत 515 अतिरिक्त कोच ट्रेनों में लगाए गए। ज़्यादा परेशानी हो रही है, 1 महीना हो गया किए हुए, अभी तक RSC हुआ है। बहुत दिक्कत हो गया। कंफर्म टिकट तो हमारा वेटिंग में है अभी। हम जो आया इधर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ऐसे टाइम को हमको 14 घंटा लेट हो गया, ट्रेन को अवरोध किया। जो कुछ भी हम लोग को सर्विसेज पहले मिलता था वो आस्ते आस्ते डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। फर्म का पहले जो हुआ करता था कि अगर रिजर्वेशन, अगर वेटिंग काफ़ी लंबा लग गया तो कोच लग जाता था, वो बंद हो गए, वो अब दिख नहीं रहा है हम लोगों को। तो ऐसा लग रहा है कि आस्ते आस्ते गवर्नमेंट चाह रही है कि प्राइवेटाइज कर दे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 6 दिवसीय महिला मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने रायपुर के शंकर नगर स्थित BTI ग्राउंड में मड़ई का शुभारंभ किया। और इस खबर के साथ ही सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।